गुड मॉर्निंग क्लास। आई एम अनिल रागी। ठीक है, अपन बीएससी फाइनल की क्वांटम मैकेनिक्स जो पेपर किसका है वो पढ़ रहे थे। ठीक है, कल एक क्लास हो चुकी है। आगे देखिए, आगे देखिए फिर। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अपन बात कर रहे थे। क्यू यू जो कि अपन कह रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स। कल अपन ने क्या पढ़ा था? कल अपन ने पढ़ा था यूनिट नंबर 10 जो कि अपनी चल रही है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर यूनिट नंबर चल रही है। अब देखिए, कल अपन ने क्या पढ़ा था? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, तो एक बार तो अपन इसको शॉर्ट में आपको वापस कर देता हूँ। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी भी सूक्ष्म कण की एक ही समय पर एक ही दिशा में स्थिति और संवेग का निर्धारण यथार्थपूर्वक नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकल बताया पहले। वो क्या आपका कि यदि स्थिति में मतलब कोई भी सूक्ष्म कण है, किसी भी सूक्ष्म कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा है और संवेग में एक्स डायरेक्शन में संवेग में जो अनिश्चितता वो डेल्टा पी एक्स है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? x² जो बराबर है वेक्टर होगा। और ये आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। h क्रॉस का जो ऐसा कोई 2 पाई s मतलब प्लैंक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू क्यों होती है 1.0548 × 10⁻34 जूल सेकंड। और मैंने h का है प्लैंक कांस्टेंट, क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, और h की वैल्यू होती है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये क्या आपका हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। ठीक है, और y डायरेक्शन का डेल्टा py जेड इक्वल टू h प्लस y2 जेड डायरेक्शन में फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब अपन आगे की बात करते हैं। ठीक है, अब आप लोग, ठीक है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता। ये भी सेम आपकी हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुसार है। ठीक है, हेडिंग अलग क्या? कोणीय संवेग तथा कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता। इसमें देखिए क्या, ठीक है, तो देखिए ये कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर बात करेंगे। ठीक है, ये कहता है कि माना जेड दिशा में कोणीय संवेग, जेड दिशा में कोणीय संवेग। अब देखो कोणीय संवेग को एल कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कोई जैसे अपन कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, तो कोणीय संवेग में अनिश्चितता कोणीय संवेग में जो आपके अनिश्चितता वो क्या है? डेल्टा एल जेड। ठीक है, ये परिमाण लीजिए जेड दिशा में कोणीय संवेग में अनिश्चितता डेल्टा जेड तथा जो कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता डेल्टा थीटा जेड। देखो कोणीय विस्थापन का थीटा अनिश्चितता हुई डेल्टा थीटा और जेड डायरेक्शन में डेल्टा थीटा जेड है। अब हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? ठीक है, ये साइड में समझा के लिखो। तो डेल्टा एल हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि डेल्टा x डॉट में डेल्टा पी एक्स डेल्टा इक्वल टू h प्लस y, ये कहता है। तो देखो अब इसको कोणीय संवेग और कोणीय विस्थापन को अपन हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार लिखेंगे। तो देखना अतः अनिश्चितता सिद्धांत से अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होगा आपका? ठीक है, ये आपका हो जाएगा डेल्टा एल जेड। पहले
डेल्टा एन जेड डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्रोस बाई ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा इसका एस क्रोस बाई। आया समझ में? देखिए कोणीय विस्थापन के अंदर जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एन जेड, वो क्या आपकी डेल्टा एन जेड, और कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता वो क्या आपकी डेल्टा थीटा जेड है। अतः अनिश्चितता सिद्धांत जो क्या होगा डेल्टा तो डेल्टा पे ग्रेटर देन इक्वल टू तो अनिश्चितता सिद्धांत क्या हो जाएगा आपका डेल्टा एन जेड डॉट डेल्टा थीटा जेड ग्रेटर देन इक्वल टू एस क्रोस बाई 2। ठीक है, ये आपका क्या होता है कोणीय संवेग में कोणीय विस्थापन में अनिश्चितता। तो अपन इतना काम कर चुके हैं कि हमने क्या पढ़ लिया है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, ऊर्जा समय अनिश्चितता और कोणीय संवेग में कोणीय विस्थापन अनिश्चितता। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं हम लोग, ठीक है, एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। इसके ऊपर एक बार न्यूमेरिकल आया हुआ भी है, ठीक है, इसको भी ऊपर तो देखिए इसके ऊपर 3-4 न्यूमेरिकल है, आज अपन एक करेंगे कल एक और करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता 0.1 नैनोमीटर किसी कण की स्थिति में इसका 0.1 नैनोमीटर है तो कण के संवेग तथा स्थिति में तो कण के संवेग तथा वेग में अनिश्चितता ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका किसी कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है वो 0.1 नैनोमीटर है तो कण के संवेग और वेग में अनिश्चितता ज्ञात करिए आप। ठीक है, अगर ऑफलाइन क्लास होती, अगर आप क्लास में थे तो आपको 2-4 मिनट इसके लिए करने के लिए आपसे पूछता, ये फर्क होता है थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में क्या है कि एक इंटरेक्शन बनता है, ऑफलाइन क्लास में क्या होता है आपका कि एक इंटरेक्शन बनता है, ठीक है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में। आप एकदम माइंडली वहाँ पे क्लास में प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी बेनिफिट होते हैं। ऑनलाइन क्लास में बहुत सारा माहौल मिल पाता है हमको, ठीक है, वो कंडीशन, इसीलिए ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा बेटर है। बट अभी कोरोना लॉकडाउन इसकी वजह से जो भी हो रहा है, ठीक है, ये पता भी नहीं कब तक आगे ये कंटिन्यू रहे, ठीक है, कॉलेज में जो भी। तो आपको मैं 1 मिनट तो चलो अभी दे देता हूँ, कुछ करना चाहे तो इसको, ठीक है। ये पेट्रोल दिया क्या है, ठीक है, गिवन क्या आपका गिवन है आपका स्थिति में अनिश्चितता, गिवन आपका स्थिति में अनिश्चितता, ठीक है, और वो क्या आपकी डेल्टा x बराबर 0.1 नैनोमीटर। अब देखो इसको पहले तो n के यूनिट में दे दो तो डेल्टा x बराबर क्या होगा 0.1 नैनोमीटर बराबर 0.1 इंटू 1 नैनोमीटर कितना होता है, नैनो का 10 टू द पावर -9, तो क्या होगा 10 टू द पावर -9, ठीक है, मीटर। और दे दो डेल्टा x इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है डेल्टा पीएस क्वेश्चन मार्क, और दूसरा आपका क्या है डेल्टा वीएस और जी, इसको भी आपको फाइंड करना है। इन दोनों को आपको फाइंड करना है, किसको, संवेग को, मतलब संवेग में लिखता और वेग में लिखता, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, जिन्होंने निकाले उसी बात बाकी देख लेंगे। तो ये तो मैं मिटा रहा हूँ, आगे सॉल्यूशन सभी लोगों ने लिख लिया होगा, या फिर जब आप क्लास दे तो एक बार पॉज करके, ठीक है,
एक बार इसको पोज करके इसको लिख लेना, फिर ऐसे लिख लेना। तो देखिए तो देखिए, अच्छा अगर थोड़ी स्पीड अगर ज़्यादा हो तो क्या होगी, वो 9 क्लास में थोड़ा पता कुछ चलता है इसका स्पीड ज़्यादा है कम है, तो आप उसका वोट सकते हैं कैसे बता देना। तो देखिए अब इसमें अपन इसका एंश्योर करते हैं, ठीक है आगे का। तो अपना डेल्टा क्या हुआ, डेल्टा कितना क्या हुआ है, अपन ने फाइंड किया है 10⁻10 मीटर, ये अपन ने लिख दिया। और देखिए अब लिखा हाइट एन बराबर एन निश्चित का सिद्धांत है, सिद्धांत है, और वो क्या आपका डेल्टा है, तो डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एस। अब देखो डेल्टा की वैल्यू रखी है कितनी है, थोड़ा बहुत डेल्टा पी एक्स लिख दो, डेल्टा पी एक्स अब या तो इक्वल साइन रखो, डेल्टा देन इक्वल टू दिख रहा है, एक बार मैं इक्वल चल रहा हूं, इक्वल होगा तो एस नो अपॉन में 2 डेल्टा है। अब डेल्टा की वैल्यू रखी है कितनी है, 10⁻10 मीटर, तो ये होगा एस नो, और एस नो की वैल्यू पता आपको, वो भी लिख देते हैं साथ में एक लाइन से। तो ये क्या है, एस नो की वैल्यू 1.054 into 10⁻34, और ये क्या होगा 2 into, ठीक है 2 into 10⁻10⁻10। अब देखो डेल्टा पी एक्स, अब देखो 2 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या है आपका 0.527 आएगा। अब 10 की पावर ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा इनटू 10⁻34। अब इसकी लिखनी है यूनिट। अच्छा अगर यूनिट पता हो तो लिख देते हैं जो यूनिट आपको पता है वो, अगर नहीं पता हो तो इकाई लिख देते हैं, इकाई मतलब जो भी यूनिट है। वैसे इसकी जो यूनिट ये समझेगी वो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको लगता है होती है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। कैसे आती है, पी इक्वल टू आपको क्या होता है एम वी, ठीक है। तो एम क्या मास क्या होगी केजी, और वेग वेलोसिटी जो वेग है उसकी क्या होगी मीटर, और अपॉन में क्या है सेकंड, तो मोमेंटम की यूनिट क्या होगी केजी मीटर पर सेकंड। आगे देखिए इतना क्या हो जाता है, आपने क्या फाइंड कर दिया संवेग में अनिश्चितता, अपने क्या फाइंड कर दिया संवेग में अनिश्चितता। अब अपन को क्या फाइंड करना है, अब अपन को फाइंड करनी है वेग में अनिश्चितता, अपन को क्या फाइंड करनी है वेग में अनिश्चितता। अब देखो वेग में अनिश्चितता, ठीक है, इतना आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखिए अब इसका देखना आगे पोज में भी लिख देना। अब देखिए अब अपन बात करते हैं वेग में, तो देखिए क्योंकि p बराबर क्या होता है mc, बड़ा फॉर्मूला, चल वेग बराबर 0 मान गुना में वेग, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसको px की बात करूं तो ये भी mvx रहेगा, कितना होगा। अब अपन बात करते हैं कि अगर मैं इसमें कुछ अनिश्चितता कर दूं, अनसर्टेनिटी कर दूं, तो डेल्टा k का क्या होगा m इनटू डेल्टा vx, ठीक है। अब देखो अब देखिए आगे, अब क्या है आपका m मतलब मास, ठीक है। अच्छा जो कण बोला गया है उसको आप इलेक्ट्रॉन मानना, जो कण बोला गया है उसको आप इलेक्ट्रॉन मानना, या फिर मास की बात करेंगे तो अपन वो मास चलो मैं लिखा दूंगा, ठीक है। तो आप नीचे बड़ा सिस्टम लिख देते हैं, ठीक है, सिस्टम के ब्रैकेट लिखिए माना कण इलेक्ट्रॉन है। तो मेरे को फाइंड करना है डेल्टा पी एक्स, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपका डेल्टा पी एक्स अपॉन में एम। अब देखो डेल्टा पी एक्स की वैल्यू मैंने फाइंड की क्या 0.527 × 10⁻24 केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और एम क्योंकि कण इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन का पता है एम, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो आपको हम बताइए सपोज क्या होता है 9.1 × 10⁻31 केजी, ये क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए आगे, अब मैं इसको फाइंड करना है क्या,
आगे का। तो अगर वो डेल्टा वी एस फाइंड करना है तो डेल्टा वी एस क्या होगा, डेल्टा के किसकी वैल्यू क्या है 0.5 अपॉन में एन को इलेक्ट्रॉन का मान तो क्या है 9.1 into 10 to the power -31। जब आप इसको सोल्व करते हैं इसको, तो अगर पावर ऊपर जाएगी, ठीक है, अगर पावर -31 ऊपर जाएगी तो आपको ऊपर जाके पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, पावर कितनी हो जाएगी प्लस की, मतलब दोनों के कैंसिल आउट हो गए प्लस की 7, और जो आपका बचेगा, ठीक है, इसको इससे डिवाइड करते हैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेगा वो है 0.578 into 10 to the power माइनस प्लस हो गया प्लस 7, ठीक है। ये क्या आपका डेल्टा वी एस और ये यूनिट है मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैंने क्वेश्चन के अंदर कट बोला था, ठीक है, तो क्वेश्चन के ब्रैकेट में आप लिखना जो कट माना कट इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि यहाँ पे मास फिक्स नहीं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर लिख देते अपन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जिसकी अनिश्चितता है क्या हो जाता है 3.1 नैनोमीटर, उसको कैसे भी कर लो। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। आगे बात करें, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन अपन बंद करेंगे। अब अपन इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, इसको इसमें लिखकर से पूछ देगा, ठीक है। आगे बोलते हैं, देखिए अब अपन बात करते हैं इसकी, बात करते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के अनुप्रयोग वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत पढ़ो, ठीक है, हाइजेनबर्ग का एडिशन सिद्धांत के उपयोग, इसमें क्या 4 उपयोग है, एप्लीकेशन है इसकी किसी अनिश्चितता सिद्धांत की, ठीक है। उन 4 एप्लीकेशन में से 2 एप्लीकेशन एग्जाम में हर बार पूछी जाती है, ठीक है, या ऐसे तो एक साल 2 साल पूछ लेते हैं, ठीक है, पूछी हो जाती है 2 मार्क्स में, ठीक है। साथ में पूछते हैं एप्लीकेशन सिद्धांत देखो और क्या देखो कि कौन सी 2 एप्लीकेशन है, वो उनको पूछो कि पर्टिकुलर ये इनके एप्लीकेशन आप इसके द्वारा सिद्ध करो, ठीक है, प्रूव करना आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अब इसमें अपन पहले लिखते हैं, ठीक है, पहले अपन क्या लिखते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व, क्या पढ़ा आपने, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। अब देखो ये तो तुम सबको बताया है, ठीक है, कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, क्योंकि नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसके अंदर क्या होता है, उसके बाहर क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसके बाद चारों कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का मतलब नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ठीक है, इसको प्रूव करेगा कौन, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। आगे बात समझो, ठीक है। तो देखिए इसको करने के लिए देखिए एक लाइन एग्जाम्पल, माना नाभिक की विचार वैसे माना नहीं केवल चलेगा, ठीक है, चलो माना पर रहते हैं, चूंकि करके लेते हैं, चूंकि नाभिक की त्रिज्या लगभग 5 फर्मी कोटि की होती है। देखिए जो नाभिक की
त्रिज्या है वो कितनी कोटि की होती है? 5 वर्ग कोटि की। अच्छा, एक फर्मी जो होता है, एक फर्मी वो होता है 10⁻15, ठीक है, मीटर के बराबर। एक फर्मी किसके बराबर होता है? 10⁻15 मीटर क्यूब। चलिए आगे देखिए। अब अपन इसको प्रूव करने के लिए अपन क्या करेंगे? पहले अपन मानते हैं कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसको रो प्रूव करवा देंगे, ठीक है सर। तो देखिए अपन मानते हैं, माना नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है। अपन ने मान लिया कि नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है, ठीक है। फिर इसके अंदर अपन इसकी एनर्जी निकालेंगे और उसको अपन जो प्रयोग से जो एनर्जी है उससे कंपेयर करवाएंगे, फिर इसको अपन डॉट करवा देंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या मान लिया कि माना नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व है। आगे देखिए। अब देखिए, तो जो आपकी नाभिक की त्रिज्या है वो इस स्थिति में कितना होगी? यहाँ पे नाभिक की त्रिज्या कितनी कोटि की होती है? 5 वर्ग कोटि की। तो देखिए आगे देखिए, लिख रहा हूं, लिखिए। अतः स्थिति में अनिश्चितता की कोटि स्थिति में अनिश्चितता की कोटि बराबर क्या होगी? प्लस माइनस, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या बराबर क्या होगी? ठीक है, बराबर प्लस माइनस नाभिक की त्रिज्या, इतनी बात होगी। स्थिति में अनिश्चितता की कोटि क्या है? प्लस माइनस नाभिक की त्रिज्या। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा? इस प्रॉब्लम में निकालना, इसका मतलब क्या हो गया आपका? इसका मतलब क्या हो गया आपका? जो डेल्टा एक्स है वो प्लस माइनस आर, वो क्या है? प्लस माइनस आर। अच्छा, प्लस माइनस आर इसलिए क्या है कि अगर इसकी मान लो ये नाभिक है, ठीक है, तो इसकी जो त्रिज्या है वो प्लस आर तो इधर होगी और माइनस आर इधर होगी, इसे प्लस माइनस आर दिया गया है। बाकी अपन जो लेंगे वो प्लस वाला साइन ही लेंगे। तो जो त्रिज्या है ये हो गया प्लस, तो जो डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस आर बराबर, और त्रिज्या कितनी होती है? 5 फर्मी। कितनी होती है? 5 फर्मी। आगे देखिए, तो इसको अपन एम्पलीट्यूड से करेंगे। डेल्टा एक्स बराबर प्लस माइनस आर बराबर 5 × 10⁻15 मीटर। ये मैं साइड में जो लिखना चाहे तो लिख सकता है 1 फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर, लिख सकता है, ठीक है। इतना काम हो गया। आगे देखिए, अब अपन उससे निकालेंगे संवेग में अनिश्चितता, ठीक है, जो कि अपना न्यूनतम संवेग हुआ उससे अपन अपेक्षित सिद्धांत से एनर्जी निकाल देंगे। तो लिख लिया होगा तो इतना। आगे देखते हैं, देखिए आगे लिखना, देखिए हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से, और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत तो आप लोगों को निकलों में भी याद होगी। वो क्या आपका? डेल्टा, ठीक है, वो क्या आपका? डेल्टा एक्स डॉट में डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, और डेल्टा एक्स तो आपको पता है आर, ठीक है। अब मैं लिखूं डेल्टा पी एक्स इक्वल का फाइनल नंबर, डेल्टा पी एक्स बराबर क्या होगा? x को स्क्वायर में 2 डेल्टा एक्स, और ये क्या होगा? x को स्क्वायर में 2r, और r की वैल्यू आपको पता है, r की वैल्यू कितनी है? 5 फर्मी। आगे देखिए, नीचे से जितना नीचे वापस करें, इतना तो आप राइट हैंड कर देना, ठीक है। अब देखते हैं आगे।
अब लिखा डेल्टा पी एक्स बराबर एक्स को क्या दिया 1.054 into 10 to the power minus 34 अपॉन में 2 into में वो डेल्टा की वैल्यू क्या है 5 into minus 5 to 10 to the power minus 15। अब सुनिए अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आएगा आपका यह आएगा 1.054 into 10 to the power minus 34। अब मेरे 2 into 5 हो गया 10, ठीक है, और 10 यहाँ पे जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस से कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा 10 into में 10 to the power minus 15। अब देखो इसको लिखेंगे तो अभी क्या आएगा आपका ये आपका आएगा 1.054 into 10 to the power minus 34 अपॉन में 10 to the power minus 14 और ये रहेगा आपका 1.054। अरे तो ये पावर ऊपर जाएगी तो प्लस जो इसका प्लस का माइनस 64 तो होंगे माइनस के और प्लस का होगा 14 तो कितने बचेंगे माइनस के 20 तो कितना बचेगा तो ये आपका बचेगा यहाँ पे डेल्टा पी एक्स बराबर 1.054 into 10 to the power minus, ठीक है 20 यूनिट या तो लिखो इकाई और यूनिट पता है तो यूनिट ये प्रति यूनिट कितनी लिखी है, ठीक है बेसिक फाइनल में आ गए हम लोग। तो ये क्या हो गया आपकी यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकंड, क्या यूनिट होगा आपकी केजी मीटर पर सेकंड। इसको यूनिट का प्रॉब्लम कुछ कम है उसमें आगे देखिए। अब लिखिए आप लोग, ठीक है इतना लिखिए। उसके बाद जो यहाँ आता है संवेग में ये संवेग दिखाएगा, लेकिन आपको शायद कि जो संवेग आएगा ये न्यूनतम संवेग होगा, जो ये संवेग आएगा वो क्या होगा आपका न्यूनतम संवेग होगा, ठीक है। तो आप लिखना एक कैसे लिखना अतः इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम संवेग और न्यूनतम संवेग कितना होगा आपका ये जो वैल्यू है और कितनी है 1.054 into 10 to the power minus 20 और इसकी यूनिट कितना कितनी इसकी यूनिट आपकी है केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका यहाँ टी संवेग को टी से न्यूनतम को मिनिमम टी मिनिमम सब्जेक्ट में टी जो है क्या है आपका 1.054 into 10 to the power minus 34 34 नहीं आएगा 1.054 into 10 to the power minus 20, ठीक है केजी मीटर पर सेकंड। ये आपको अगर टी मिनिमम। अब एक चीज होगा आपके पास सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन में आपके पास संवेग है तो आप ऊर्जा कितनी निकालेंगे, ठीक है। तो ऊर्जा निकालने के लिए आपको क्या यूज करना होगा आइंस्टीन का आपेक्षिकता का वाला फॉर्मूला। तो देखिए आ गया, ठीक है ये इतना लाइन है चलो अभी उसका मैं बता दूं। देखिए अब देखिए आइंस्टीन के देखना आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत से अरे अब क्या लिखा हेडिंग नहीं लिखा तो क्या लिखा हमने इसका लिखा था आइंस्टीन के आपेक्षिकता सिद्धांत से। और आइंस्टीन का आपेक्षिकता सिद्धांत आप लोगों ने फिजिक्स मैथमेटिकल फिजिक्स के अंदर पढ़ा है, ठीक है सबको पता होना चाहिए। वो क्या होता है आपका E स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर T स्क्वायर प्लस में N स्क्वायर T की पावर 4। अब देखो जो मास है वो कांस्टेंट C कांस्टेंट ये C कांस्टेंट वेरिएबल कौन है मोमेंटम, तो P से होगा नीचे होगा। अब अपना संवेग क्या है जो अपना संवेग क्या है मिनिमम, तो ऊर्जा क्या होगी मिनिमम, तो इसको मैं लिख दिया P मिनिमम और इसको लिख दिया E मिनिमम। अगर मैं E मिनिमम की वैल्यू फाइंड करते जाऊंगी रूट ऑफ
पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर सी की पावर 4, एन स्क्वायर सी की पावर 4। अब एक चीज चाहिए तो अब देखिए पी मिनिमम जो आपका है, ठीक है, एक जो पी मिनिमम स्क्वायर जो होता है आपका वेरी वेरी ग्रेटर देन होता है एन स्क्वायर सी की पावर 4। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो मास होता है, ठीक है, मास जो अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 × 10⁻31, ठीक है, तो केजी, तो जो मास उसका स्क्वायर है तो पावर 62 हो जाती है, डबल करेंगे तो ये जो वैल्यू मिनिमम ये वाली वैल्यू है ये इससे हो जाती है। सो अपन इसको क्या कर देते हैं नेगलेक्ट, तो आपका ई मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा, ई मिनिमम इक्वल टू आएगा आपका पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 0। अगर वो 0 जगह पर सब पड़ेगा ये रूट जाएगा इस पावर देंगे तो ई मिनिमम इक्वल टू क्या आएगा पी मिनिमम, ठीक है, इनटू में सी क्या आ गया आपका ई मिनिमम इक्वल टू आ गया पी मिनिमम इनटू में सी। ये सारा डायग्राम में याद है, फिर अपन थोड़ा सा होता है उसकी बात करते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए आगे देखिए ई मिनिमम की वैल्यू निकालनी है तो ई मिनिमम बराबर क्या होगा, पी मिनिमम की वैल्यू निकालने का आपको बड़े 1.054 into 10⁻⁻70 into में और सी क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का वेग, और वो कितना होता है 3 × 10 की पावर 8। अरे वो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, ठीक है, अच्छा फिर 1 5 15, अच्छा लेके से जुड़ेगी तो कितना होगा 6 1 आएगा और ये 3 होगा और इनटू में पावर देखो 10⁻12 ई मिनिमम, और कितने आएगी एनर्जी जूल में, कितने आएगी क्योंकि एम्पियर यूनिट क्या आपकी जूल। तो आपकी एनर्जी कितनी आ गई 3.1 into 3.162 into 10⁻12 जूल। अब जब आप नाभिक की बात करते हैं या फिर ऊर्जा स्तरों की बात करते हैं तो जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं, तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है, ठीक है, तो वैल्यू से इससे डिवाइड करेंगे तो 1.3.162 into 10⁻12 अपोन में 1.6 into 10⁻90। अगर मैंने इससे भाग दे दिया तो जूल वाली ऊर्जा कितने में जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कितने में जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो, अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो मेरे को बता सकता है, ठीक है। अब देखो ये पावर है -90, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो +90 जाएंगे, ठीक है, और प्लस का 90 माइनस का 12 कितने बचेंगे 7, तो कितना बचेंगे आपका। अच्छा अब इसको इससे डिवाइड करना है, अब इसको क्या करना है इससे डिवाइड करना है, तो आप लोग इसको इससे डिवाइड करना तो ये आता है 1.96 into 10⁻7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब सुनो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको मैं 10 गुना 10 की बात कर सकता हूँ और वो 10 को इससे गुना कर सकता हूँ, ठीक है, तो वो क्या होगा आपका जो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या होगा, चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको। 1.96 into 10 कर दिया और इनको में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किया। अब ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 19.6 इनको में 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक चीज सुनो 10⁻6 कितना होता है, 10⁻6 कितना होता है मेगा, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन इसको बोलेंगे बाद में। तो ये क्या है आपका 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो आपकी ई मिनिमम की जो वैल्यू आ गई वो आई आपकी, ठीक है, 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको अपन नियर एप्रोक्स, ठीक है, मान लेते हैं कितनी, ऊपर लिखता हूं चलो शायद इसे लिखेगा, देखो आपकी ई मिनिमम का कितना आया 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो देखिए आपका ई मिनिमम आया 19.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको मैंने नियर इक्वल टू किया 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस 2 मिनट का बचा है,
कितनी होगी? तो एक लाइन लिखना, लिखिए यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होगा, यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होगा तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होगा तो उसकी न्यूनतम ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। ठीक है, अगर नाभिक के अंदर होगा कितनी होगी? अब आगे देखिए, लाइन जल्दी से लिखना परंतु ठीक है, अभी पहले मैं बता देता हूँ आपको। लेकिन जब बीटा प्रयोग से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली गई, जब बीटा जो आपके प्रयोग है, ठीक है, उसके जो है सही नाभिक होते हैं, जैसे कोई भी, ठीक है, बीटा डिक्की होता है, बीटा प्रयोग होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ऐसा ही नाभिक है, उससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी निकाली गई वो आती है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो कितनी आती है? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन। मैंने मान लिया 3 मेगा इलेक्ट्रॉन आती है, तो ये तो इससे कुछ 6 गुना ज़्यादा होगी या 7 गुना मान लो, 6 से 7 गुना ज़्यादा होगी। इसका मतलब जो माना वो गलत था। इसका मतलब क्या हो गया? जो माना वो गलत था। तो इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित नहीं हो सकता। तो लिखिए परंतु बीटा प्रयोगों के अस्थायी नाभिकों से, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ठीक है, अब देखो हाइजेनबर्ग के का सिद्धांत से जो ऊर्जा आई 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो बीटा प्रयोगों से जो ऊर्जा आई, ठीक है, ऐसे नाभिकों से वो कितनी? 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब लास्ट डायग्राम से कंप्लीट करते हैं इसको। ठीक है, लिखिए अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अतः हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रह सकता। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अपन इसको शायद मैं आपको पीडीएफ में ऐप के ऊपर अगर मेरे को ऑप्शन मिला तो ये नोट्स आपको मैं 3 पेज, ठीक है, जो आज अपन ने कराए हैं वो आपको पीडीएफ के जरिए एप्लीकेशन में प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं।